औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशन। डी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर और टॉपिक है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ किनारेस। डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ किनारेस। किनारेस की डिस्कवरी कैसी हुई और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैथोड के बारे में। कैथोड किसने डिस्कवर की थी? साइंटिस्ट का क्या नाम था? क्रोक्स। उसने किसके अंदर की थी? एक स्पेशल किस्म की ट्यूब थी जिसको क्या नाम दिया गया था? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? एनोड और कैथोड होते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं। साथ इसकी क्या लगा होता है? वैक्यूम पंप होता है जिसका काम ये है कि इसमें से गैस को क्या करता है? वो निकालता है बाहर। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है ये ग्लास मेड होती है, शीशे की बनी होती है। इसमें क्या होती है? गैस फील्ड होती है, गैस फील्ड होती है और गैस का जो प्रेशर होता है क्या होता है? लो प्रेशर। और साथ उसमें क्या होता है? इसमें वैक्यूम पंप। लो प्रेशर हम किसकी मदद से रखते हैं? वैक्यूम पंप की मदद से। और हाई वोल्टेज दी जाती है इसमें, हाई वोल्टेज। और ये वोल्टेज किसकी मदद से दी जाती है? इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है जो उसको क्या देती है? हाई वोल्टेज देती है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? क्रॉस का आपने क्या पढ़ा था कि जब क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। तो जब करंट पास करते हैं तो क्या हुआ था? उसने जब ये करंट पास हो रहा है किसमें से? थ्रू गैस या थ्रू एयर। ये जो गैस थी, ये जो एयर थी, इसमें से जब करंट पास हुआ था तो क्या हुआ था? रेस क्या हुआ थी? रिलीज हुई थी, निकली थी। ये रेस कहाँ से निकली थी? फ्रॉम कैथोड। ये कैथोड से निकली थी और ये किधर मूव किया था रेस ने? एनोड की तरफ। जब उसने रेज करंट पास किया तो उसने देखा कि रेस निकली और ये रेज जो थी ये जा रही थी कैथोड से किधर जा रही थी? कैथोड से रेस की डायरेक्शन क्या थी? एनोड की तरफ थी, जिसकी वजह से हमको क्या नाम दिया? किनारेस, सॉरी कैथोड रेस नाम दिया गया। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गोल्डस्टाइन ने। क्रोक्स एक्सपेरिमेंट किया था 1869 में। फिर एक और साइंटिस्ट है गोल्डस्टाइन, इसने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 1896 में इसने रिपीट किया। और इसमें ये था कि इसकी डिस्चार्ज ट्यूब इसी तरह की थी, थोड़ा सा फर्क था। इसमें भी नोड और कैथोड थे, इसमें भी क्या थी? वोल्टेज थी, इसमें भी वैक्यूम पंप था। सिर्फ फर्क ये था कि इसने यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ उसने छोटे छोटे सुराख से रखे थे। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें थोड़े थोड़े सुराख थे, केनाल्स थे, केनाल। तो जब उसने वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो किसने किया था? क्रोक्स ने। तो उसने देखा कि रेज निकली। एक रेज तो वो निकली जो एक रेज वो थी जो किधर से निकली? कैथोड से किधर जा रही थी? नोड की तरफ। ये तो वही रेज है जो यहाँ पर है। ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज। ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज। लेकिन इसने देखा एक और तरह की रेज है जो यहाँ से नोड से किधर जा रही हैं? कैथोड की तरफ जा रही हैं। और जब ये नोड से कैथोड की तरफ जाती हैं तो ये छोटे छोटे सुराखों से गुजर कर क्या होगी? इधर आएंगी। तो एक वो रेस थी कैथोड रेस, आपने नाम दिया था कैथोड रेस। कौन सी रेस होती है स्टूडेंट्स? जो किधर निकली है? कैथोड से किधर गई है? नोड की तरफ। ओके, इसलिए गई है क्योंकि नोड पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो इन रेस में कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, क्योंकि ये किधर गई है? नोड की तरफ गई है। इसका मतलब है कौन सा चार्ज है? इनमें माइनस चार्ज है। अब ये जो रेस, ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था। अभी उस एक्सपेरिमेंट में उस एक ही तरह की रेस देखी थी, इसने दो तरह की रेस देखी है। वो देखी जो कैथोड से किधर जा रही थी? नोड की तरफ जा रही थी। इसने उसको क्या नाम दिया? इनको नाम दिया कैथोड रेस। दूसरी कौन सी रेस उसने देखी? केनार रेस। केनार रेस कौन सी थी? जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, नोड से किधर जा रही थी? कैथोड की तरफ जा रही थी। तो गोल्डस्टाइन saw two type of rays. The one of the rays were traveling from cathode to anode. The second type of radiation were traveling from in opposite direction. इसकी किधर जा रही है? एक रेज उधर जा रही है कैथोड से नोड और दूसरी नोड से कैथोड की तरफ आ रही है। इनको नाम क्या दिया था? केनार रेस। कैथोड रेस बाद में पता चला जब रिसर्च हुई तो पता चला ये पार्टिकल्स, इनका नाम क्या? इलेक्ट्रॉन्स है। और केनार रेस में जब मजीद रिसर्च हुई तो पता चला ये भी क्या है? पार्टिकल्स है। और इनका जो नाम है वो क्या है? प्रोटॉन है। इनका क्या नाम है? प्रोटॉन है। ये था डी स्टूडेंट्स कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट और केनार रेस के बारे में। अच्छा, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आज डिस्कवरी क्या हुई? सेम डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था
फर्क क्या था, क्रोक्स ने एक ही तरह की रेडिएशन देखी थी, कैथोड से नोड जा रही थी। गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट का नाम था, इसने दो तरह की रेडिएशन देखी, एक तो वही थी जो कैथोड से नोड जा रही थी, और दूसरी तरह की उसने जो रेडिएशन देखी जो एनोड से कैथोड जा रही थी, इनको क्या नाम दिया, केनाल रेज दिया, क्योंकि ये केनाल में से पास होकर जाती हैं। अभी इनकी हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ये कि दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये जो केनाल रेज है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। वजह क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों इन पर, क्योंकि ये जो है मूव किधर करती है, कैथोड की तरफ, और कैथोड में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जाहिर है जो पॉजिटिव चीज होती है किधर जाती है, नेगेटिव तरफ, और जो नेगेटिव चीज होती है किधर जाती है, पॉजिटिव तरफ। तो ये जो रेस थी ये नेगेटिव पोलैरिटी यानी कैथोड की तरफ गई थी, जिसका मतलब हुआ कि इनका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की होगी, जिस तरह आपने पढ़ा था जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी शो करती हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती हैं। तो ये जो है ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, शो करती हैं। यानी इन रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए तो ये रेज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पांस देती हैं, इनके रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करती हैं, रिस्पांस देती हैं। तीसरे नंबर पर है टी स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये भी कौन सी नेचर रखती है, मैकेनिकल नेचर। मैकेनिकल नेचर का मतलब ये है कि जिस तरह आपने पढ़ा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में वो साइंटिस्ट ने कैथोड रेज के रास्ते में क्या रखा था, स्मॉल पेडल व्हील रखा था। तो स्मॉल पेडल व्हील जब कैथोड रेज पे पड़ी तो वो व्हील क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया, जिसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज है ये मोमेंटम शो करती हैं। इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये मैकेनिकल है नेचर में। तो यही प्रॉपर्टीज है इन रेज के रास्ते में भी, किनार रेज यानी प्रोटॉन के रास्ते में भी पेडल भी रखा गया, तो इसने उनको क्या किया, रोटेट किया। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है ये भी क्या मैकेनिकल है और ये भी रेस में ये शो क्या शो करती हैं, मोमेंटम क्या करती हैं, शो करती हैं। चौथी प्रॉपर्टी की स्टूडेंट की ये है, ये जो रेज है जो बाद में डिस्कवर हुई क्या थे, ये बात बताइए ये क्या प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है कितना फाइंड किया गया, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका साइन कितना था, प्लस था। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻ कितना है, -19 कूलम। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज में क्या है, सेम है। फर्क क्या है, प्रोटॉन के चार्ज के साथ प्लस साइन आता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ कौन सा आता है, माइनस। तो इस अमाउंट को आप इक्वल लेते हैं किसके, यूनिटी के, किसके इक्वल लेते हैं, 1 के। इसको भी आप किसके इक्वल लेते हैं, 1 के। these 1 plus 1.6 और -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को हम किस इक्वल लेते हैं, 1 की इक्वल लेते हैं। फार्मूला एक चीज उसमें एक प्रोटॉन है, इसको हम कहेंगे इसमें +1 चार्ज है, 2 है तो हम कहते हैं +2 चार्ज है। अपनी आसानी के लिए हम इसको ये यूनिटी है 1 या 2 की वैल्यू में उसमें रहते हैं। जबकि प्रोटॉन को जो चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 1.67 × 10 की पावर कितनी है, -9। ठीक है जी स्टूडेंट्स, साथ थोड़ा सा कंपेयर भी, प्रोटॉन को कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज है, -1.67 × 10⁻⁻19। चार्ज दोनों का क्या है, बराबर है। अच्छा, इसके बाद ये स्टूडेंट्स इनकी मास देखें, इलेक्ट्रॉन की जो मास आपने पढ़ी थी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और इनकी जो मास है वो है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। इसमें -31 है पावर, इसमें -27 है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा होता है, -27 बड़ा होता है या -31 बड़ा होता है। -27 जो है ये क्या है, छोटी अमाउंट है, सॉरी बड़ी अमाउंट है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की जो मास है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी -31 है, माइनस के साथ पावर जितनी ज्यादा होगी, जितना माइनस ज्यादा होगा वो अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो इसकी मास की वो -31 है, इसकी की -27 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हेवियर और ये कितने हेवियर है, 1837 टाइम, 1837 गुना जो आपका प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, हेवियर है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, जब आप चार्ज को मास पर, ऊपर चार्ज है नीचे मास है, चार्ज को मास पर डिवाइड करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिलती है, उसका नाम क्या है, EM वैल्यू, चार्ज टू मास रेशो। तो चार्ज टू मास रेशो कैसे फाइंड करते हैं आप, जो चार्ज की वैल्यू है उसको आप किस पर डिवाइड करते हैं, मास की वैल्यू पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप क्या मिलती है, चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो जो है वो किसकी ज्यादा है, चार्ज दोनों का बराबर, मास किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन की। लेकिन चार्ज टू मास रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो जो वो क्या है, ज्यादा है, किससे, देन प्रोटॉन। प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो से
इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। वजह क्या है? चार्ज टू मास रेशियो जब आप फाइंड करते हैं तो चार्ज को मास पर डिवाइड करते हैं, और मास क्या चीज है? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर जितना कम होगा आंसर क्या आएगा? आपका ज्यादा आएगा, और डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा आंसर क्या आएगा? कम। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की मास कम है, तो -31 ये कम है, तो ज्यादा है, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर क्या आएगा? ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो वो क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्यों ज्यादा है, क्यों कम है? वजह क्या है? चार्ज टू मास रेशियो किसके बराबर है? चार्ज को किस पर डिवाइड करते हैं? मास पर। और प्रोटॉन की मास ज्यादा है, और ज्यादा जो चीज होती है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। और जब ज्यादा चीज डिवाइड होगी तो आंसर आपको जो आएगा ज्यादा। जब चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी तो मतलब मास ज्यादा होगी तो चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि मास डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आंसर आपका क्या आएगा? कम आएगा। सो सिंपल। और चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किसने की थी? ये फाइंड किस तरह करते हैं? ये जो साइंटिस्ट था थॉमसन इसने चार्ज टू मास रेशियो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन की क्या की थी? फाइंड की थी। और कैसे की थी? उसने भी इसी तरह की अपनी तरह की उसने एक किस्म की क्या बनाई थी? डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने 3 तरह के पॉइंट रखे थे, P1 P2 और क्या रखा था? P3। तो इधर क्या रखा था? ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, और साथ क्या रखा था? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रखे थे? यहाँ पर अप्लाई किया था। तो उसने देखा कि व्हेन नो फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, जब वो कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये जो कैथोड रेज दिखी थी ये इन्होंने जाकर किस पॉइंट पर स्ट्राइक किया? इन्होंने स्ट्राइक किया किस पर? P1 पर स्ट्राइक किया। और जब उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेज ने किसकी तरफ मूव किया? पॉइंट P2 की तरफ किया, क्योंकि पॉइंट P2 के ऊपर कौन सा चार्ज था? यहाँ पर ये प्लस प्लेट थी, यहाँ पर कौन सी प्लेट थी? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट जो था वो P2 वाली साइड पर था। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ने अप्लाई किए तो रेज ना ऊपर गई ना नीचे आई, वो स्ट्रेट उन्होंने मूव किया। आप पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं? स्ट्रेट मूव करती हैं। स्ट्रेट मूव किया उन्होंने, किस पॉइंट पर स्ट्राइक किया? P1 पर स्ट्राइक किया। लेकिन जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कौन सा फील्ड अप्लाई किया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ये जो रेज थी ये सिर्फ किस पॉइंट की तरफ गई है? P2 पॉइंट की तरफ गई है। P2 पर रेज ने क्या किया? स्ट्राइक किया। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, क्या चीज अप्लाई किया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो फिर मैग्नेटिक अप्लाई किया तो रेज किस पॉइंट पर गई है? P3 पर अप्लाई किया। इससे मतलब क्या होगा? इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था, रेज जो नीचे की तरफ बैंड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऊपर की तरफ बैंड होगी, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल था। मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगी? बैंड होगी। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए तो ये रेज फिर किधर गई है? P1 पर। जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे फिर P1 पर पड़ेंगे, दोनों फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर भी P1 पर पड़ेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये रेज किधर जाएंगे? P2 पॉइंट की तरफ जाएंगे। फिर उसने फार्मूला डिवाइस किया चार्ज टू मास रेशियो का, किसके बराबर? E ओवर Z/r² की क्या होता है? इक्वल होता है, यानी चार्ज टू मास रेशियो से बराबर। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट पता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट पता है, और ये जिस पॉइंट ये जो आपको नजर आया डिस्चार्ज टू ये जो रेडियस है ये आपको पता है, तो आप इजीली चार्ज टू मास रेशियो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी फाइंड कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली तो सो सिंपल है, अगर आपको ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, उसका मास पता है, चार्ज को मास पर डिवाइड करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड होगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं ये वैल्यू ठीक है नहीं, तो आप एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने का जो फार्मूला है उसमें आप सिर्फ आपको सिर्फ कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें हैं, E और B/r²। E से मुराद क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, B से मुराद क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, R से मुराद क्या हो गया? रेडियस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर का पता है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर का पता है, रेडियस का पता है, आप आसानी के साथ चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया ये स्टूडेंट? तो ये था किसका कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, किनारे इसकी प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिस्पांस शो करते हैं। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं कि चार्ज टू मास की चार्ज जो है 1.67 × 10⁻⁹ है,
और इनकी जो मास है 1.6 इंटू 10 की माइनस 27 है। और ये जो है इनकी मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना क्या है भारी है। मजीद रिसर्च से पता चला कि ये जो है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इनकी जो मास है ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन के बराबर है। अगर आप देखिए हाइड्रोजन एटम को देखें तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर में क्या होता है, एक प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और सेंटर में आखिरी शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये क्या हाइड्रोजन एटम जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है क्या बन जाता है, तो हाइड्रोजन से जब एटम इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। और हाइड्रोजन आयन के अंदर सिर्फ क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, बस कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसलिए आप H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्यों कहते हैं दी स्टूडेंट, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर भी H+ क्योंकि जब हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन ही होता है। H+ ion consists of only one proton. That is why H+ ions are also called as H+ ion, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो उसकी लॉजिक क्या है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, जब हाइड्रोजन आयन बन जाता है तो आयन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें एक प्रोटॉन ही रह जाता है, तो इसलिए H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है इनकी जो मास है, इनकी जो चार्ज है वो किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये स्टूडेंट ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, गोल्डस्टाइन ने की। किसने की, वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था, आपने बनाई हुई डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसमें उसने फाइंड किया दो तरह की रेज है। तो वही रेज थी जो क्रोक्स ने देखी थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, दूसरी रेज कौन सी थी जो एनोड से कैथोड जा रही थी। ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये पढ़ा, फर्स्ट टाइम देखा हमने पढ़ा था डाल्टन सर ने 1806 में थ्योरी पेश की। उसने कहा था, उसने बात किसी कर, दूसरे का एटम जो है वो क्या इनडिविजिबल है, यानी एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि एटम को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर ये स्टूडेंट साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, आपने क्या पढ़ा, विलियम क्रोक्स साइंटिस्ट था। उसने 1869 में एटम के अंदर किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को जब डिस्कवर किया था उसने नाम क्या दिया था, कैथोड रेज नाम दिया था। यानी डाल्टन ने कह दिया था एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट क्रोक्स उसने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया एक किस्म का। उसने कहा, उसने एक्सपेरिमेंट ही फाइंड किया कि एटम के अंदर भी मजीद पार्टिकल है, तो उसने एटम के अंदर एक पार्टिकल फाइंड किया जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। दी स्टूडेंट ने उसके बाद गोल्डस्टाइन का अपना एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ा डिस्चार्ज ट्यूब में। इसने 1896 में एटम के अंदर किसको डिस्कवर किया, प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था तो उनका नाम क्या था, केनार रेज, इनका नाम था केनार रेज। फिर उसके बाद दी स्टूडेंट मजीद फिर साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये तो आप पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड ये थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्रोक्स का थोड़े डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में एटम के सेंटर में एक पार्टिकल डिस्कवर किया था, उसका क्या नाम था, न्यूक्लियस। उसने कैसे डिस्कवर किया था, उसने इस तरह यहाँ पर क्या रखी थी, गोल्ड जो मेटल है, गोल्ड की फायर रखी थी, यहाँ से पोलोनियम वगैरह कोई थी रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो पोलोनियम से क्या निकली, अल्फा रेज निकली। तो अल्फा रेज ने जाकर स्ट्राइक किया किस पर, इस पर, गोल्ड पर। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा रेज क्या आ गई, वापस आ गई, और कुछ अल्फा रेज जो हो गई वो क्या हो गई, उसमें से गुजर गई। तो उसने फिर ये अपनी थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जो गोल्ड है, गोल्ड फाइल है, वो किसकी मिलकर बनी हुई है, एटम्स की मिलकर बनी हुई है। और एटम के अंदर जो मेजर पोर्शन है, एटम का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, एटम का मेजर पोर्शन जो है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो खाली पोर्शन में से जो रेज क्या हो गई, पास हो गई विदाउट रिफ्लेक्टिंग, मतलब सीधी गुजर जा रहा है। एटम है, एटम के अंदर का एटम के अंदर ज्यादा जगह खाली है, खाली जगह में से जो अल्फा रेज थी वो क्या होगी, गुजर गई। और जो अल्फा रेज वापस आएंगे, उसने कहा इसलिए वापस आएंगे कि एटम के सेंटर में कोई चीज मौजूद है। अल्फा रेज का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसने कहा एटम के सेंटर में कोई चीज मौजूद है जिसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज वाली जाकर स्ट्राइक किया पॉजिटिव चार्ज पर, तो सेम चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये न्यूक्लियस को रिपेल किया, ये जो आपका अल्फा रेज थी ये वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसने उसकी थ्योरी के मेन दो पॉइंट कहे गए हैं। उसने कहा कि एटम का ज़्यादा ऐसा खाली है, खाली इसलिए है कि ज़्यादा जो अल्फा रेज थी वो क्या हो गई, पास हो गई। और उसने अगर आप 20,000 किस्म की, अगर 20,000 अल्फा रेज पास की, तो उसमें से 19,990 रेज जो थी वो क्या हो गई, पास हो गई। जस्ट
जस्ट जो 10 रेज थी वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ज़्यादा रेज क्या होगी, पास होगी। इसका मतलब क्या, एटम का ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्या खाली है, खाली चीज जगह में से रेज क्या होगी, पास होगी। और थोड़ा सा जो रेज है यानी 20,000 में सिर्फ 10 रेज वापस आई है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ थी जिस पर स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आई है। उसने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम की तरह, जिस तरह न्यूक्लियस के जैसा सोलर सिस्टम में सन के गिर्द जो स्टार्स वगैरह है वो क्या करते रहते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं। इसने कहा ये भी क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और रोटेट करने के दौरान एनर्जी क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। यानी इसके 3 पॉइंट क्या था उसने, पहला पॉइंट क्या था, उसने कहा एटम का ज़्यादा ऐसा क्या खाली है। दूसरा उसने क्या कहा कि स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट उसने क्या कहा कि एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरी जो थी स्टूडेंट बात क्या थी कि उसने कहा कि एटम का जो एटम है उसने इसको तशबीह दी थी एटम को किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ, कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो एनर्जी क्या करते हैं, खारिज करते हैं। फिर इसके इस पॉइंट को फिर साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, बोर। सिर्फ 2 साल बाद बोर ने 1913 में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के रिवॉल्व वैसे नहीं करते बल्कि वो एक फिक्स पाथ में होते हैं। न्यूक्लियस के लिए फिक्स क्या होते हैं, पाथ होते हैं। इन पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो फिक्स पाथ होते हैं न्यूक्लियस के, उसने इस फिक्स पाथ को किसका नाम दिया, शेल का नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं घूमते बल्कि वो फिक्स पाथ में, शेल में, ऑर्बिट में क्या करते हैं, उसमें वो मूव करते हैं, वैसे नहीं मूव करते। और साथ ये भी कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहते हैं, न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल क्या होता है, के, फिर दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है। यानी उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में रहेंगे वो कोई एनर्जी न लेंगे न रिलीज करेंगे। यानी फिक्स पाथ, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन एक सेम शेल में रहते हैं, सेम शेल में रहते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, वो बची रहती है, वो न कम होती है न ज्यादा होती है। किसका पॉइंट है, बोर ने उस शेल का जो कांसेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, बोर ने। डाल्टन ने तो कह दिया एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, फिर क्रोक्स ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, गोस्टन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और बोर ने एटम के अंदर शेल का कांसेप्ट दिया। उसने कहा एटम्स जो के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं, मूव वाली बात तो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कैसे मूव करते। उसने कहा एक फिक्स ऑर्बिट, एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं। इस फिक्स पाथ का जो नाम है वो क्या है, शेल है। डियर स्टूडेंट, उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में मूव करते हैं उसकी एनर्जी क्या रहती है, सेम, ना कम होती है ना ज्यादा। हाँ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं वो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब हाई से लो में जाते हैं वो एनर्जी क्या रहते हैं, एमिट करते हैं। एक शेल के अंदर यानी रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बोर ने कहा अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस और पूरा होल एटॉमिक स्ट्रक्चर वुड कोलैप्स। एटम का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तबाह होना चाहिए। उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है लेकिन उस वक्त करता है जब वो हाई से लो में आएगा। जब वो एक शेल में रहेगा वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये था स्टूडेंट थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसके बाद ये जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने एक और आइडिया दिया था। रदरफोर्ड ने क्या आइडिया दिया कि स्टूडेंट, उसने कहा कि एटम के अंदर ज़रा अभी तक कितने पार्टिकल डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1911 था। तो उसने कहा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मास का अगर आप कंबाइन करें तो ये जो मास है ये क्या है, लेस है। किसकी मास है, एटम की मास है। सर एटम के अंदर अभी 2 तरह के पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उस एटम की जो मास थी ज्यादा थी किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो इंडिविजुअल मास है उससे क्या थी, ज्यादा थी। उसने क्या कहा, स्टूडेंट क्या कहा, उसने कहा ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, प्रोटॉन की जो मास है फॉर एग्जांपल है 90, इलेक्ट्रॉन की मास क्या थी 1, तो एटम की पूरी मास क्या थी 40। इन दोनों की मास अभी 20 है, एटम की मास 40 है। उसने कहा इसका मतलब है एटम के अंदर एक थर्ड टाइप का पार्टिकल क्या है, मौजूद है, जिसकी मास ऐड करेंगे यहाँ पर तो तब ये क्या होगी, इसकी इक्वल होगी।
यानी प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड हो गया। दोनों की मास कंबाइन करें तो ये एटम की मास से क्या थी, कम थी। इसका मतलब उसने कहा एटम के अंदर कोई थर्ड टाइप का पार्टिकल भी मौजूद है। साथ उसने ये भी आइडिया दिया ये जो थर्ड टाइप का पार्टिकल है ये न्यूट्रल होगा। वजह क्या है, क्योंकि एटम जो आपको होता है, एटम के अंदर, एटम अभी तक रदरफोर्ड तक एटम का क्या स्ट्रक्चर है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको बता चुका हूँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। साइन क्या होता है, अपोजिट। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाद शेल में, सॉरी न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10। अगर बाहर 20 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। तो ज़ाहिर है जब पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे नेगेटिव इतने होंगे, जितने इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो। एटम को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल पार्टिकल है एटम। तो उसने कहा अगर थर्ड टाइप का पार्टिकल जो होगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। एटम के अंदर तो आल्दो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। प्लस माइनस होने के बावजूद जो एटम है ये न्यूट्रल पार्टिकल है। डी स्टूडेंट, इसकी वजह क्या है, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते थे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, जो इनके जो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। इसलिए एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो थर्ड टाइप का जो पार्टिकल मौजूद है ये भी क्या है, मौजूद जरूर है, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो एटम को भी क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी एक दूसरे को कैसे कर चुके हैं। अगर थर्ड टाइप का पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो फिर एटम को भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर थर्ड टाइप का जो पार्टिकल है, थर्ड डिस्कवर होने वाला है, वो अगर नेगेटिव होगा तो एटम को भी क्यों होना चाहिए, नेगेटिव। उसके नहीं, एटम तो न्यूट्रल पार्टिकल है। ये जो थर्ड टाइप का पार्टिकल है ये भी क्यों होना चाहिए, न्यूट्रल। यानी उसने इशारा दे दिया था रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी के, थर्ड टाइप के पार्टिकल्स को। और फिर ये स्टूडेंट ये जो थर्ड टाइप का जो पार्टिकल्स था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गए थे, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की तकरीबन 36 साल का साइंटिस्ट है चैडविक उसका नाम था। उसने रदरफोर्ड की ये जो मतलब उसने थ्योरी पेश की थी थर्ड टाइप का पार्टिकल, उसने प्रैक्टिकली प्रूफ किया। उसने थर्ड टाइप का पार्टिकल डिस्कवर किया और उसका क्या नाम है, न्यूट्रॉन है। और बाकी जब उस पर एक्सपेरिमेंट किए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पांस नहीं शो करता, मैग्नेटिक फील्ड को रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पांस नहीं करता। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट चैडविक इन 1932 इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें खुद न्यूक्लियस क्या करता है, ऐसा लेता है। फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर क्या आ गई, अल्फा रेस की आगे क्या हो गई, बम्बार्डमेंट हो गई। जब उसने अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर तो क्या हुआ डी स्टूडेंट, ये कितने होते हैं, 4 इसके अंदर प्रोटॉन है तो उसके 4 होते हैं तो 6, तो 6 किससे डाउन होता है, कार्बन बन गया। और ये कितने 9 इसका डाउन मास नंबर 4 से 9 4 13 तो 12 कार्बन हो गया। तो क्या हो गया, बच गया ये सारे न्यूट्रॉन क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो ये नहीं, जब आप पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं बेरिलियम पर, तो जो बेरिलियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। साथ एक किस्म के वहां पर पार्टिकल्स निकले जिनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन वो होता है जिसमें खुद न्यूक्लियस ऐसा लेता है। केमिकल रिएक्शन में एटम की नेचर चेंज नहीं होती, सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर भी सोडियम लेता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भी क्या लेता है, क्लोरीन लेता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने देखा जो बेरिलियम था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में एक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन था। और कैसे डिस्कवर किया, चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टी ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इसको ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रिस्पांस शो करता है, ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है, ना ये कैथोड की तरफ जाता है, ये एनोड की तरफ जाता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी फाइंड की कि ये जो पार्टिकल है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी इसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेट कहते हैं किसी चीज के अंदर एंटर होना, पेनिट्रेट करने की पावर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से क्या है, ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि ये जो है ये कुछ मटेरियल पैराफिन टाइप के जो मटेरियल है वहां से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट भी कर सकता है, यानी किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकता है। और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की जो मास है तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन से थोड़ी सी हेवियर है। प्रोटॉन की मास होती है 1.672 × 10⁻⁻⁹ किसकी मास, प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की मास कितनी है, 1.674 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी चौथे डिजिट में जाकर इधर 5 के बाद तीसरे डिजिट 2 है और ये क्या है, 4 है।
तो इसकी जो 1.674 × 10⁻⁻19 कूलम है। एमयू में देखें तो इसकी मास बनती है 1.007 एमयू, इसकी बनती है 1.008 एमयू। यानी ये जो आपका पार्टिकल है प्रोटॉन है, ये थोड़ा सा हैवियर है किससे, प्रोटॉन से। ये 1.672 है, इसकी मास की 1.674 है। ये जो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना हैवियर होता है, ये 1842 गुना क्या होता है, हैवियर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई रिस्पांस शो नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड को कोई रिस्पांस शो नहीं करता। पेनिट्रेटिंग पावर भी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। ये चीज इसकी प्रॉपर्टीज। डी स्टूडेंट, अभी इसी के साथ एक टॉपिक है छोटा सा, प्लांक थ्योरी। प्लांक थ्योरी जो थी एक साइंटिस्ट ने पेश की थी, उसका पूरा नाम क्या था, मैक्सवेल प्लांक। मैक्सवेल प्लांक साइंटिस्ट का नाम था। इसने थ्योरी पेश की थी। इसने कहा था कि इसने क्या बताया था कि जो रेडिएशंस होती हैं किसी पार्टिकल से, जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमेशा जो एमिट होती हैं वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूसली। उसे कहा था कि किसी भी मटेरियल से, किसी भी पार्टिकल से जो रेडिएशंस होती हैं वो हमेशा कैसे निकलती हैं, डिसकंटिन्यूसली। डिसकंटिन्यूस मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये सन है, सन से ये जो आपको रेज निकल कर आ रही हैं, ये कंटिन्यूसली नहीं आ रही, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पॉकेट्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में क्या आ रही हैं। मतलब ये देखें, ये अगर इस तरह की एनर्जी रिलीज होती किसी बॉडी से, हार्ड बॉडी से या कोई सन टाइप से, तो ये एनर्जी अगर इस तरह रिलीज हो, इसको हम क्या कहें, कंटिन्यूस। उसने कहा था एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस। ये देखें अभी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ये छोटे छोटे क्या बन गए, पॉकेट्स बन गए। इन छोटे छोटे पॉकेट्स को क्या नाम दिया गया, क्वांटम नाम दिया। यानी इसने कहा था कि किसी भी हार्ड बॉडी से या सन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स। इनका नाम दिया प्रोटॉन, क्या नाम दिया, क्वांटम। और आपने पढ़ा एनर्जी की बोर्ड सीट क्या होती है, टाइप्स होती हैं। अगर एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, किसकी फॉर्म में रिलीज हो, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में हो, इन स्मॉल पॉकेट को क्या नाम कहते हैं, इनका क्या नाम होता है, प्रोटॉन। वैसे नहीं, अगर वैसे भी जो एनर्जी रिलीज होती है किसी हार्ड बॉडी से, सन से, या तो किसकी फॉर्म होती है, छोटे कागज की फॉर्म में। अगर वो एनर्जी लाइट की शक्ल में हो, फिर हम इनको क्या नाम देते हैं, फोटॉन का नाम देते हैं। फिर उससे तीसरी बात कहते हैं, उसने कहा एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन दैट आर एमिटिंग, जो निकलती हैं फ्रॉम बॉडी, किसी भी बॉडी से, फ्रॉम ए बॉडी, फ्रॉम ए पॉइंट थ्रू ए पॉइंट, वो रेज जो किसी एक पॉइंट से, थ्रू पॉइंट से निकलती हैं इन 1 सेकंड, एक सेकंड में, उनको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट से अगर एक सेकंड में 10 रेज निकले तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो प्लांक ने ये कहा था कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम एक और कांस्टेंट यहाँ पे लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्या है, एच आ जाएगा। इसको खत्म करने के लिए एच साथ क्या आ जाएगा, म्यू। ये एनर्जी इक्वल हो जाएगी किसके, एच म्यू के। ये इक्वेशन उसने दी थी, इसको कहते हैं प्लांक इक्वेशन। ये इक्वेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या बताती है, रिलेशन। किसी भी रेस की रेडिएशन की जो एनर्जी है क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो उसको साइन करें तो ये बनता है एच इक्वल टू एच म्यू। तो ये स्टूडेंट ये क्या है, ये एनर्जी है, म्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻⁻34। इसको आप क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट। ये जो एनर्जी उसने क्या किया है, ये इक्वेशन ड्राइव की। तो प्लांक ने कहा कि किसी भी मटेरियल से, हार्ड बॉडी से, ये सन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंटीन्यूअसली नहीं होती, बल्कि डिसकंटीन्यूअसली होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। इन छोटे छोटे जो पैकेट्स को इस तरह की होती है, छोटे पैकेट्स हैं, पॉकेट्स हैं, इनको क्या नाम दिया उसने, क्वांटा। कहने का नाम क्वांटम है, और बहुत सारे तो क्वांटा इसको कहते हैं। तो इसकी वजह से
इसको प्लांक थ्योरी या प्लांक क्वांटम थ्योरी भी इसको क्या कहते हैं। और इक्वेशन उसने क्या ड्राइव की, इक्वल टू एच म्यू। और आपने पढ़ा है म्यू क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक पॉइंट में से जितनी रेज निकलती है 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और डी स्टूडेंट में एक और चीज़ होती है वेवलेंथ, किसे कहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ वेव किसे कहते हैं, ये आपके पास ये वेव्स हैं, तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, इस ये क्या वेव का क्रॉस या ये जो इसका एक क्रॉस होता है, ट्रफ होता है, शेप ऑफ क्रॉस, दो क्रॉस या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कहते हैं साथ जुड़े हुए, जैसा ये टू एडजेसेंट साथ जुड़े हुए जो क्रॉस है या ट्रफ है, उन क्रॉस और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है डी स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह आपने पढ़ा ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो ये जो कॉस्मिक रेज वगैरह हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज है, फिर गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, ठीक है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, और इस तरह फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, फिर विजिबल रेडिएशन है, फिर आईआर रेडिएशन है, फिर माइक्रोवेव रेडिएशन है, फिर रेडियो वेव। तो उसमें आप बताया था ये रेज जो इधर वाली रेज होती है इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई। इनकी एनर्जी भी हाई होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी भी हाई होती है, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है। और जो इस साइड वाली होती हैं ये वाली, ये जो होती है इनकी लो एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, लो होती है, लेकिन वेवलेंथ इनकी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो मतलब बताना ये चाह रहा हूँ आपको, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या अपोजिट है। इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ये साइन जो बना हुआ है, साइन आपको सोच खत्म करने के लिए यहाँ पर भी क्या लगेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ क्या लगाएंगे, ये खत्म करेंगे साइन प्रोपोर्शनल, इसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे, क्या आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर साइन प्रोपोर्शनल खत्म किया, कांस्टेंट क्या लगाएगा, h। यहाँ पर आप कांस्टेंट क्या लगाएंगे, c। इधर क्या आ जाएगा, 1/λ। तो इसको मजीद साफ करेंगे, म्यू इक्वल, ये म्यू है, v नहीं है, म्यू है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c, 1 के साथ मल्टीप्लाई c आ जाएगा, c/λ। ये इक्वेशन है, रिलेशन है किसके दरमियान, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान। तो ये स्टूडेंट्स ये करने का मकसद क्या है, जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन हमने बोर्ड इक्वेशन की ड्राइव किया है, इक्वल टू क्या ड्राइव किया है, क्या करता बोर्ड है, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो इसको खत्म करें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। और म्यू खुद किसके इक्वल है, आपने अभी यहाँ पर फाइंड किया है, म्यू खुद जो है वो किसके इक्वल है, e अपनी जगह रहेगा, एनर्जी h अपनी जगह है, म्यू किसके इक्वल है, c ओवर किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और जी स्टूडेंट्स को मैं इक्वेशन वैसे भी लिख सकता हूँ, e इक्वल टू h, c अपनी जगह 1/λ को मैं इस तरह अलग लिख सकता हूँ। अभी तो c के नीचे डिवाइड नहीं हो लैम्डा, लेकिन इसको अलग लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, 1/λ। तो आपको बताऊँ कि 1/λ किस इक्वल होता है, वेव नंबर के बराबर होता है। एक न्यू प्रॉपर्टी उसका नाम क्या है, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, किसी पॉइंट में से एक सेकंड में से जो रेज निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ किसे कहते हैं, दो एडजेसेंट क्रॉस और ट्रफ के दरमियान शेप ऑफ क्रॉस दो जो होते हैं साथ जुड़े हुए, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है क्या होती है, इसको मेजर करते हैं हर्ट्ज में, या दूसरी इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड के हिसाब से इसको मेजर करते हैं। और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर होती है या क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। तो डी स्टूडेंट अभी और ये जो तीसरी आपने प्रॉपर्टी वेव नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि खास डिस्टेंस में से जो रेज गुजरती हैं उसको क्या कहते हैं, वेव नंबर। यानी आप देखते हैं जब नंबर ऑफ रेज या नंबर ऑफ रेडिएशन को देखते हैं, कितनी रेडिएशन गुजरती है, किसके हिसाब से देखते हैं, टाइम के हिसाब से, फिर जी स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और अगर आप नंबर ऑफ रेडिएशंस को देखते हैं किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब, यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस में से कितनी रेज गुजरती है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ वेव्स को शो करता है, और जो आपका वेवलेंथ है वो भी किसको शो करता है, नंबर ऑफ वेव्स को शो करता है, वेव नंबर भी और
जब आप नंबर ऑफ रेज टू पास डिस्टेंस इसको क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। वेव लेंथ क्या है, दो रास्टर और ड्राफ्ट के दरमियान रजिस्टर वेव लेंथ है, और एक खास डिस्टेंस से जो रेज गुजरती हैं वो क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और एक सेकंड में से जो गुजरती हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ रेडिएशन को शो करता है, रेज को शो करता है, और जो वेव नंबर भी नंबर ऑफ रेज या रेडिएशन को शो करता है। फर्क एक ही है क्या, जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको शो करता है डी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी शो करता है टाइम के हिसाब से, नंबर ऑफ वेव्स बताता है, और वेव नंबर जो है वो किस हिसाब से होता है, डिस्टेंस। एक प्रॉपर टाइम में से जितनी रेज गुजरेगी वो फ्रीक्वेंसी है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में से जितनी गुजरेगी वो क्या है, वेव नंबर है। तो ये 1/λ के इक्वल होता है वेव नंबर। ये वेव लेंथ है और ये क्या है, वेव नंबर है। एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो डी स्टूडेंट ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना, ये यहाँ पर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी E = hc 1/λ की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, वेव नंबर है, इसको पढ़, ये म्यू है और ये ऊपर क्या है, बार, म्यू बार। E = hc म्यू बार। ये एनर्जी को फाइंड करने के आपके पास 3-4 इक्वेशन है कि क्या है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी नोन है आप एनर्जी से फाइंड करेंगे। एनर्जी किस इक्वल है, एनर्जी इक्वल होती है स्टूडेंट h म्यू के इक्वल होती है, इसकी इक्वल है। अगर आपको क्या आपके पास क्या है, आपके पास है जी वेव लेंथ है, फिर आप ये कुछ यूज करेंगे, एनर्जी इक्वल है hc/λ के इक्वल है। अगर वेव नंबर है फिर ये हो जाएगी क्या है जी, hc म्यू बार। तो आप इसको मुख्तलिफ किस्म की उसमें क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो प्लांक थ्योरी क्या है जी, उसने कहा है जो रेडिएशन होती हैं किसी हार्ड बॉडी से, सन से, किसी भी पार्टिकल से, मैटर से जो निकलती हैं वो हमेशा डिसकंटिन्यूअसली निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स। पॉकेट्स को उसने क्या नाम दिया, क्वांटम का नाम दिया। और एनर्जी अगर लाइट फॉर्म में तो उसने स्पेशल नाम दिया, उसका नाम क्या है, फोटॉन का नाम दिया। तो ये फाजर पार्टिकल देखें इस तरह, ये पार्टिकल जैसे सन से भी अगर ये सन लाइट आती है तो ऐसी आती है, देखें ये छोटे छोटे पॉकेट्स की फॉर्म में से सन से हम तक जो रेडिएशन मिलती है ऐसे आती है, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। ये कंटिन्यूसली नहीं आती, क्या आती है, डिसकंटिन्यू, बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। वे ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे पॉकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। हर क्वांटम की खास एनर्जी होती है, हर क्वांटम की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, उसका वेवलेंथ होता है, वेव नंबर होता है। तो इसको इस इक्वेशन के जरिए उसने प्रूफ कर दिया। आप कैसे उसकी वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें 3-4 टॉपिक हमने किए, जो कहते हैं किनारे से वो डिस्कवर कैसी हुई और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और थोड़ा सा टच दिया हमने रदरफोर्ड के मॉडल को, और उसके बाद रदरफोर्ड के बाद ये क्या है, प्लांक थ्योरी आ गई, और उसके बाद छोटा सा है बोर का मॉडल है। बोर का मॉडल को भी टाइप किया। रदरफोर्ड और बोर के मॉडल में क्या फ़र्क है डी स्टूडेंट, सिर्फ यही है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर रिवॉल्व करते हैं, वो एनर्जी क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो बोर ने कहा था कि नहीं, जब तक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर वैसे नहीं मूव करते हुए फिक्स जगह में मूव करते हैं, जगह का नाम है ऑर्बिट है, जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है वो एनर्जी ना रिलीज करता है ना वो एब्जॉर्ब करता है। जब वो लोअर ऑर्बिट से हाई में जाता है तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब हाई से लो में आता है तो तब एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और साथ उसने एक इक्वेशन दी थी, बोर मॉडल ने इक्वेशन दी थी mvr = nh/2π। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन के बराबर आता है, mvr = nh/2π। इस इक्वेशन के ऊपर अगर उतरेगा तो उसका मोमेंटम ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये स्टूडेंट बोर, अगर आप बोर मॉडल, फिर आपके कोर्स में बोर मॉडल है, फिर बोर मॉडल से फिर आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड करना है, फिर इसका शेल का रेडियस फाइंड करना है, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन ड्राइव है, किसकी बेस पर है आपको उसमें सारा बोर मॉडल की बेस पर। बोर मॉडल क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर, अराउंड न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं। ये दोस्त ने भी कहा था रदरफोर्ड ने, लेकिन साथ लास्ट के इस्तेमाल किए इन फिक्स ऑर्बिट, एक खास किस्म के ऑर्बिट में मूव करते हैं, मूव तो करते हैं, खास किस्म के ऑर्बिट में मूव करते हैं, एक फिक्स किस्म के ऑर्बिट नहीं पाथ में मूव करते हैं। इस पाथ को उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिट का, या किसका नाम दिया, शेल का नाम दिया, किसने, बोर ने। और दूसरा ने कहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है,
किसके अंदर रिवॉल्व करता है? इन सेम शेल, एक ही शेल के अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसकी एनर्जी क्या रहती है? सेम, न कम होती है न ज्यादा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप अप करते हैं, नीचे वाले लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जंप अप KSL में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, KSL में गया, ये M में गया, तो वो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करता है, नीचे की तरफ आता है, जंप डाउन यानी L से K में आता है, ये M से K में आता है, हाई से लो में जाता है, वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज। साथ ही इसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसके एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv। और जब कोई चीज रेडियस में मूव करती है सर्कुलर, तो फिर क्या हो जाता है? mvr। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? nh/2 पाई, जिसका इस फार्मूले के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम है तो उस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जिसके एंगुलर मोमेंटम जिस शेल का इस फार्मूले के अगेंस्ट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ये था डिस्कवरी ऑफ केनार रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ केनार रेस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, प्लांक थ्योरी, बोर मॉडल, ये टॉपिक्स हैं। तो फिर भी आपके में से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन को आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हिसाब से, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री टॉपिक वाइज क्लास वाइज बने हुए हैं। आप वहाँ से वो लेक्चर्स देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।